Test Discussion English Unit 8. Question number 1. Choose the correct option. First option A. It may not be the correct part, but I bet that it works. It may not be the correct part ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. बट के बाद देखिए आई बेट दैट इट वर्क्स ए ऑप्शन में, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट थॉट, एक मुकम्मल बात है जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अब इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में कंजंक्शन आया है बट, और रूल हमारा ये कहता है कि अगर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान फैन बॉयज़ में से कोई भी एक कंजंक्शन आ जाए, फैन बॉयज़ का मतलब है फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो, उनमें से बट आया है तो इससे पहले पंक्चुएशन मार्क कॉमा आएगा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ए में आया हुआ है. सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर. ऑप्शन बी सी डी में से बी क्यों रॉन्ग है? बी इसलिए रॉन्ग है कि यहाँ बट के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, बट से पहले कॉमा आना चाहिए, क्योंकि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान अगर बट आए तो कॉमा उससे पहले आएगा. थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि बट से पहले भी फुल स्टॉप लगाया है, बट के बाद भी कॉमा फुल स्टॉप लगाया है, जो कि रूल के अकॉर्डिंगली रॉन्ग है. इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि यहाँ पर बट के बाद सेमी कॉलन लगाया हुआ है. अगर इस तरह से बट कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर यूज़ करना भी चाहें, जैसे आप देयर फोर यूज़ करते हैं टू सेंटेंसेस के दरमियान में, हाव एवर यूज़ करते हैं, तो फिर उसका स्टाइल ये होता है कि बट से पहले सेमी कॉलन और बट के बाद कॉमा. हाव एवर के दरमियान में आए दो क्लॉजेस के दरमियान, तो हाव एवर से पहले सेमी कॉलन और बाद में कॉमा आता है. इस तरह से फोर्थ ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हुआ. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ऑप्शन ए. The election commission will be held, the elections will be held on first Tuesday of November 2018. बात ये है कि ट्यूसडे ये नेम ऑफ डे है और नवंबर नेम ऑफ द मंथ है. अगर नेम ऑफ द मंथ के साथ नेम ऑफ द डे लिखा हो जैसे ट्यूसडे, तो फिर नेम ऑफ मंथ नवंबर के बाद कॉमा नहीं आएगा. तो कॉमा कब आएगा नवंबर के बाद? अगर नेम ऑफ डे ट्यूसडे की बजाय नंबर ऑफ द डे होता, यानी 1 से लेके 31 तक, फॉर एग्जांपल 1 नवंबर, 2 नवंबर, 30 नवंबर फॉर एग्जांपल, तो फिर कॉमा आना था. इस तरह से आपका आंसर हुआ डेल्टा. द इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर 2018. फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि नवंबर के साथ कॉमा आया है. सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें प्रेपोजिशन ऑन से पहले कॉमा है. थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि इसने प्रेपोजिशन ऑफ नवंबर इससे पहले कॉमा लगाया हुआ है. आपको अभी बताया है कि नेम ऑफ द डे को नेम ऑफ द मंथ से सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं यूज़ करते. इस तरह से फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑप्शन ए. राइट नाउ आई वॉन्ट 2 थिंग्स, पीस एंड क्वाइट. पास पेपर का क्वेश्चन है आपका. राइट नाउ आई वॉन्ट 2 थिंग्स. आपको पता ही है जब आपने लिस्ट देनी हो, एक्सप्लेन करना हो कि वो कौन कौन सी 2 थिंग्स हैं, तो आप थिंग्स के बाद पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगाते हैं, जिस तरह से सेकंड ऑप्शन बी में है, और यही आपका आंसर है. फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि थिंग्स के बाद कॉलन नहीं है, क्योंकि आगे लिस्ट आई है 2 चीज़ों की, पीस एंड क्वाइट की. थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, लिस्ट के लिए 3 डॉट्स लगाए हुए हैं जिनको आप इलिप्सिस कहते हैं, ये रॉन्ग होता है. फोर्थ ऑप्शन डी आपका इसलिए रॉन्ग है कि यहाँ पर सेमी कॉलन दिया हुआ है. लिस्ट के लिए कभी भी आप सेमी कॉलन इंट्रोड्यूस नहीं करवाते. डी ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग हुआ. तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए. माय फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनल रिलेशंस. ये एक बात मुकम्मल हुई, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं. उस दूसरी बात इसमें यह है, फुल स्टॉप लगाने के बाद ही ऑल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी. अब आपने देखा कि यहाँ पर 2 एक जैसी चीज़ें हैं. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फुल स्टॉप के साथ सेपरेट कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ. सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें डैश लगाई हुई है
और डैश का इस्तेमाल यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान खाली डैश यूज़ नहीं करते। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलन लगा हुआ है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद उसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आई हुई है, तो कॉमा इसलिए सेमी कॉलन इसलिए नहीं आएगा कि ये पहले वाली बात की एक्सटेंशन नहीं है। पहले वाली बात क्या है? कमेटी ऑन इंटरनल रिलेशन। अगर कमेटी ऑन इंटरनल रिलेशंस की बात होती तो फिर इसी को एक्सप्लेन अगर कर रहे होते, इसी कमेटी की यानी कमेटी ऑन इंटरनल रिलेशंस की अगर बात हो रही होती, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते तो फिर कॉलन आता। लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरी कमेटी का नाम आ गया है, डिसिप्लिन कमेटी, तो इसलिए यहाँ पर कॉलन रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी आपका इसलिए रॉन्ग है कि यहाँ पर दो एक जैसी बातें कर रही हैं। डी ऑप्शन में बट के बाद देखें लिखा हुआ ही ऑल्सो। अभी ऑल्सो ये बता रहा है कि ये दो एक जैसी चीज़ें हैं, जबकि बट जो है वो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए आता है। अगरचे रूल के मुताबिक तो ठीक है कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान फैन बॉयज़ में से बट आ गया जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये करेक्ट मानना चाहिए। लेकिन रूल ये है कि इसका बट का वजूद ही जस्टिफाइड नहीं है। बट आता है टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए, तो ये दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं हैं। ये तो ही ऑल्सो जो है ये ऑल्सो एक जैसी चीज़ के लिए आता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉन्ट टू लिव नियर माई पेरेंट्स लिव। नियर इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज नहीं आती, माई पेरेंट्स लिव ये क्लॉज है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन भी आंसर हुआ। आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव। फर्स्ट ऑप्शन ए बता चुका हूँ आपको क्यों रॉन्ग है, नियर प्रेपोजिशन है, इसके बाद आप क्लॉज यूज़ नहीं करते। थर्ड ऑप्शन सी में आप देखें वेयर के बाद कॉमा है विच डज नॉट मेक एनी सेंस। सेम इज़ द केस विद फोर्थ ऑप्शन डी, और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आई वॉन्ट टू लिव वेयर और उसके बाद कॉलन लगाया हुआ है। इसके कॉलन तो आप जब देते हैं कि जब कोई आप लिस्ट वगैरह दें, तो वो है नहीं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी भी रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑप्शन ए रीड करूंगा। द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड 3 मेक्स ऑफ कार्स। अब 3 मेक्स मीन टाइप्स, ब्रांड्स। अब जब आपने लिस्ट देनी है तो आपको पता है कि कॉलन आता है, जैसे कि कार्स के बाद कॉलन आया हुआ है, तो जिन जिन ऑप्शन में कार के बाद अगर कॉलन नहीं है तो वो आपके आंसर नहीं हो सकते। तो इस तरह से पहले हम ये देखेंगे कॉलन किसके बाद है। फर्स्ट ऑप्शन ए में कॉलन है और सी ऑप्शन में कॉलन है, तो आंसर आपका हुआ फर्स्ट ऑप्शन ए। कॉलन के बाद अगर लिस्ट आए जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा, तो हमने बात की थी अगर वो कॉमन नाउन होते तो उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल आना था, लेकिन टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा ये प्रॉपर नाउन्स हैं, इसलिए इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल आएंगे। इस बेस पर आपने थर्ड ऑप्शन सी को रॉन्ग किया था। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग था जी? बी ऑप्शन रॉन्ग इसलिए है कि लिस्ट के लिए बी ऑप्शन में कार्स के बाद सेमी कॉलन दिया हुआ है। सेमी कॉलन इज नेवर इंट्रोड्यूस्ड, इज नेवर यूज्ड टू गिव ए लिस्ट। थर्ड ऑप्शन सी बता चुका हूँ, इसलिए है कि टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा जो रेड किए हुए मैंने, ये सारे प्रॉपर नाउन है, इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल आने चाहिए। अगरचे रूल के मुताबिक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा ये लिस्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अगरचे कॉलन यूज़ होता है कार्स के बाद, लेकिन अगर ये प्रॉपर नाउन आ जाएं तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। फोर्थ ऑप्शन डी देखेंगे किस लिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि जब आप लिस्ट देते हैं तो खाली कॉमा नहीं लगाते हैं, डी ऑप्शन में कार्स के बाद कॉमा लगाया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन आपका हुआ फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर एसन हैज़ रीच्ड, ये एक इंडिपेंडेंट थॉट है। डॉक्टर ताहा हैज़ नॉट का मतलब हैज़ नॉट रीच्ड। जब वर्ब सेम हो तो उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आप वो वर्ब स्किप कर देते हैं, इसको रिड्यूस्ड क्लॉज भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर एसन हैज़ रीच्ड जबकि डॉक्टर ताहा हैज़ नॉट। टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट जब भी आएँ तो इनके दरमियान में आप पंक्चुएशन मार्क सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, जैसे कि सेकंड ऑप्शन बी में हुआ, ये आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि डॉक्टर एसन हैज़ रीच्ड ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डॉक्टर ताहा हैज़ नॉट ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान खाली कॉमा यूज़ करेंगे तो उसे कॉमा स्प्लाइस कहते हैं, एंड दैट इज़ ए ग्रामेटिकल मिस्टेक।
थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, डॉक्टर एसन हैज रीच्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद ओब्लीग या स्लैश का सिंबल यूज नहीं करते। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। फोर्थ ऑप्शन डी आपका इसलिए रॉन्ग है कि डॉक्टर एसन हैज रीच्ड, अगर डॉक्टर एसन के बारे में ही आगे की बात एक्सप्लेन करते तो फिर कॉलन आ सकता था। और दूसरी बात है कि इन टू स्टेट्स में रीच्ड एंड हैज नॉट रीच्ड कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए पंक्चुएशन मार्क कॉलन नहीं आया करता, सेमी कॉलन आया करता, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी में था। तो आंसर आपका डी रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ही, ए ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, ही हैड वन मोटो, उसका एक मकसद था। अब जैसे कि हमने बात की कि जब मोटो को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बाद पंक्चुएशन मार्क कॉलन आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, मोटो के बाद कॉलन नहीं है। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, मोटो के बाद कॉमा आ सकता था, कि आप कहेंगे जी सर्विंग ह्यूमैनिटी को मैं एक एडिशनल रिमार्क्स के तौर पे कहना चाहता हूँ और एडिशनल रिमार्क से पहले कॉमा आता है, लेकिन फिर आपको ही और हैड के दरमियान में कॉमा हटाना पड़ेगा। एज सच ही और हैड के दरमियान कॉमा लगने की मौजूदगी में ये आंसर राइट नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन सी देखिएगा कि ही हैड वन मोटो, एक्सप्लेन करने के लिए सेमी कॉलन नहीं आता। सेमी कॉलन तो कंट्रास्ट देने के लिए आता है, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था डॉक्टर एसन हैज़ रीच्ड और वेयर एज डॉक्टर ताहा हैज़ नॉट, यानी कि वेयर एज एक कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो जब किसी कंजंक्शन को उड़ाना चाहें तो वहाँ पर सेमीकोलन यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मोटो को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी में सेमीकोलन नहीं आ सकता। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ऑप्शन ए रीड करूंगा, इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ सेमीकोलन, जब आप किसी के वर्ड्स को कोट करते हैं तो फिर आप कॉलन यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते, नंबर 1। तो कॉलन इसमें आपके पास फोर्थ ऑप्शन डी में है, वो आपका आंसर है। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। याद रखिएगा कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो, रिपोर्टेड स्पीच जैसे एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही है। एक और बात बताता चलूँ कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या फ़र्क होता है। एक तो बात ये है कि कोटेशन के अंदर कोई कोटेशन आ जाए तो फिर आप सिंगल यूज़ करते हैं दूसरी वाले कोट के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर डिफरेंस ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का है। एक इंग्लिश में जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं, दूसरी में डबल यूज़ करते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, हम कह रहे हैं कि रिमार्क्स को, किसी बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन नहीं लगाते। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग हुआ। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है, इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ, उसके बाद आप कॉलन लगाना चाहिए, सेमी कॉलन, कॉमा इसलिए नहीं आएगा सेकंड ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन बी में कॉमा इसलिए नहीं आएगा, ये कोई रिपोर्टिंग स्पीच तो है नहीं जो कि आप कॉमा लगाएं। रिपोर्टिंग स्पीच तो जब होती मर्फी सेड फिर कॉमा आता। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ, फुल स्टॉप नहीं आ सकता, तो आप जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं कोई वर्ड्स तो आप कॉलन लगाते हैं। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ऑप्शन ए रीड करूंगा, ही डिड हिज बेस्ट दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। रूल ये है कि दैट जो है ये एक इसेंशियल क्लॉज का मार्कर है, तो विच से पहले कॉमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन दैट से पहले किसी किस्म का कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। सेकंड ऑप्शन बी में दैट से पहले कॉमा है, और थर्ड ऑप्शन सी में कॉलन है, और डी में दैट से पहले सेमी कॉलन है, और हम बात कर चुके हैं दैट इज़ ए मार्कर ऑफ इसेंशियल क्लॉज, उससे पहले किसी किस्म का कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, द मेयर कॉमा स्टाउट मीन मतलब स्टर्डी मजबूत, सीरियस मैन कॉमा वॉज राइटिंग वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट। अब आपने ये देखना है कि स्टाउट सीरियस मैन ये एक एडिशनल रिमार्क्स की एक फॉर्म है, तो स्टार्ट भी कॉमा से हुई और एंड भी कॉमा से हुई। फर्स्ट ऑप्शन ए में ये तो बात ठीक है। मेयर एक डेजिग्नेशन है, पोजीशन का नाम है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल भी होता है, वो भी ठीक है। ह्यूबर्ट एक प्रॉपर नाउन है, ए ऑप्शन में उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। सेकेंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि द मेयर, मेयर का जो एम है ये स्मॉल लिखा हुआ है, जो डेजिग्नेशन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कभी भी नहीं आएगा। अगर यूं होता ना कि बंदे का नाम पहले आ जाए, ह्यूबर्ट कॉमा द मेयर, फिर एम छोटा आ सकता था। थर्ड ऑप्शन सी देखिएगा, अ स्टाउट सीरियस मैन, एडिशनल रिमार्क्स हैं, स्टार्ट भी कॉमा से होने चाहिए थे, एंड भी कॉमा से होना चाहिए थे, ये इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी देखें, द मेयर, मेयर का एम स्मॉल किया है, और स्टाउट और सीरियस ये एक जैसी दो क्वालिटीज़ हैं, इनके दरमियान में कॉमा नहीं आता, ये इस रीज़न की वजह से भी रॉन्ग है। आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 12,
फर्स्ट ऑप्शन ए, इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन ए में तो आई स्मॉल है, तो वैसे ही रॉन्ग है। फिर इट इज़ जो है आई टी इट और आई एस इज़ का आई स्किप किया हुआ है, उसके लिए अपॉस्ट्रफी आनी चाहिए थी। तो बी ऑप्शन में अपॉस्ट्रफी है और डी ऑप्शन में भी अपॉस्ट्रफी है। तो बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन में रिपोर्टेड स्पीच इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये क्या है, ये जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसके बाद फुल स्टॉप नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए तो उसके बाद जो है रिपोर्टिंग स्पीच आए तो रिपोर्टेड के एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो आ सकता था, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता था, लेकिन फुल स्टॉप नहीं आ सकता था। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि इट्स की अपॉस्ट्रफी नहीं है और आई सेड का आई स्मॉल लिखा। सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि आपने यहाँ पर इसमें फुल स्टॉप लगा दिया, प्लेस के बाद एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं क्यों रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में इट्स का जो है आई स्मॉल है और इट्स का अपॉस्ट्रफी भी नहीं है। और ये जो मैंने आई हैव बी और सी में जो रेड किया है ये बताने के लिए कि यहाँ पर दैट आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी ऑप्शन पढ़ूँ, इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है दैट आई हैव एवर सीन, तो दैट यहाँ पर ड्रॉपेबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पर जब आए तो आप इसको ड्रॉपेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ऑप्शन ए, आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes and potatoes grown in the land। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी है, आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams के बाद कॉमा आना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन ए में yams के बाद कॉमा नहीं है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, एंड से पहले और बाद में कॉमा लगा हुआ है इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है, आई वांट टू टेस्ट yams, टेस्ट वर्ब है और yams नाउन है, वर्ब और नाउन के दरमियान में कभी कॉमा नहीं आता। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया, सेकेंड ऑप्शन बी आंसर है। Question number 14. First option A, my two brothers-in-laws hats were stolen by their servant। तो बात ये है कि टू एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कोई प्लूरल नाउन आना है, ब्रदर्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आनी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते, और बी में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगी, तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए बता चुका हूँ, ब्रदर्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी इसलिए रॉन्ग है, ब्रदर्स प्लूरल है, प्लूरल्स के लिए एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते। सेकंड ऑप्शन बी में आपने लॉ के ऊपर एपोस्ट्रोफी आनी चाहिए थी, टू ब्रदर्स इन लॉज एपोस्ट्रोफी एस के साथ आनी चाहिए थी, जैसे कि थर्ड ऑप्शन सी में आई है। बीटा इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि माई टू ब्रदर्स भी नाउन है और पोजेशन आती है उसके लिए जो लास्ट वाला वर्ड है लॉज, और ये तो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट ऑप्शन ए, माई थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉमा अ बुक कॉमा आना चाहिए था नहीं है, अ सेल फोन कॉमा आना चाहिए था नहीं है, अ लैपटॉप कॉमा हैड बीन डैमेज्ड। अब बात यह है कि मेन सेंटेंस है माई थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स हैड बीन डैमेज्ड, जो कि डी में है। अब एडिशनल मार्क्स क्या हैं, अ बुक, ए सेल फोन एंड ए लैपटॉप, तो ये स्टार्ट भी कॉमा से होना चाहिए था, एंड भी कॉमा से होना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, ए बुक और ए सेल फोन के दरमियान में कॉमा नहीं लगाया, ए सेल फोन और ए लैपटॉप के दरमियान कॉमा या एंड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि ए बुक और ए सेल फोन के दरमियान कॉमा है, एंड ए लैपटॉप माई थ्री थिंग्स के बाद आपने कॉमा नहीं लगाया, एडिशनल रिमार्क स्टार्ट कॉमा से होते हैं, तो बीटा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि आपने ये देखा कि ए बुक कॉमा थ्री थिंग्स के बाद आपने कॉलन तो लगा सकते थे, सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए था, माई थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स सेमी कॉलन लगा हुआ सी में, ये इस वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16, ही हैड नो वरीज, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, ये एक और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ए ऑप्शन में टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को बगैर पंक्चुएशन मार्क बगैर कॉमा के छोड़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर कुछ भी लगाएंगे तो उसको आप कहते हैं रन ऑन सेंटेंस, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, कॉमा तो लगना नहीं है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान आप रूल पढ़ कर आ चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर है, ही हैड नो वरीज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान सेमी कोलन आ सकता है, फुल स्टॉप आ सकता है, कोई कॉमा और कंजंक्शन आ सकती है, डी ऑप्शन आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि वरीज
इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान खाली कॉमा यूज़ किया है विच इज़ कॉल्ड अ कॉमा स्प्लाइस और रॉन्ग होता है वो। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन सी में भी कॉमा स्प्लाइस की वजह से रॉन्ग है। ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन सफिशिएंट, काफ़ी। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान खाली कॉमा यूज़ करोगे तो रॉन्ग होता है। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। Question number 17, Fatima's and Varisha's applications have been turned down। अगर बंदे दो हैं, एप्लीकेशंस दो हैं, तो दोनों बंदों के साथ अपोस्ट्रोफी आएगी, जैसे फातिमाज और वरीशास के ऊपर अपोस्ट्रोफी आई है। आंसर ए हुआ। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है जी? फातिमा एंड वरीशा, जब भी दो बंदों की पोजीशन शो करनी होगी तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेज फर्स्ट वाले वर्ड के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी पोजीशन शो करने के लिए। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी आपका हो सकता था आंसर कि इन दोनों की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो फिर वरीशा के एस से पहले अगर अपोस्ट्रोफी लगाते तो ये आंसर हो सकता था। फोर्थ ऑप्शन डी में देखेंगे, ना फातिमा और ना ही वरीशा इनकी पोजीशन के लिए आपने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई। फोर्थ ऑप्शन डी आपका इसलिए रॉन्ग हो गया। Question number 18, a 10 years old Chinese student was interviewed। याद रखिएगा कि जब भी दो वर्ड्स के दरमियान में कोई हाइफन आए तो हाइफन के बाद वाला वर्ड प्लूरल नहीं होता। इस बेसिस पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ और इस तरह से सेकंड ऑप्शन बी आपका इसलिए रॉन्ग हुआ, 10 और ईयर के दरमियान हाइफन आनी चाहिए थी। और थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ, ए 10 years हाइफन और ईयर्स के दरमियान में जब भी कोई हाइफन के बाद प्लूरल वर्ड आता है तो उसकी अपोस्ट्रोफी नहीं, उसके साथ प्लूरल नहीं यूज़ करते। डी ऑप्शन जो बच गया आपको नज़र नहीं आ रहा वही आंसर है, और वो क्या होगा? अ 10 year old चाइनीज स्टूडेंट, ऐसे होगा जी। क्वेश्चन नंबर 19, केट वर्क फॉर मैनी आवर्स नॉनदलेस, इसका मतलब बावजूद इसके, शी कुडंट फिनिश हर जॉब। ये टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान जब भी कोई कंजंक्टिव एडवर्ब नॉनदलेस, नेवरदलेस, हावेवर वगैरह आ जाएं तो रूल ये कहता है कि इनसे पहले सेमीकोलन और उनके बाद कॉमा आना चाहिए, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन डी में है। फर्स्ट ऑप्शन ए में नॉनदलेस से पहले कॉलन है इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन में इसको एडिशनल रिमार्क्स बना दिया गया जबकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कभी खाली कॉमा नहीं आ सकता। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि नॉनदलेस से पहले तो सेमीकोलन लगाया है, नॉनदलेस के बाद कॉमा नहीं लगाया। ये रूल नॉनदलेस, नेवरदलेस, हावेवर, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, सो, दस, इन सब वर्ड्स के लिए है। इन सब को कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान ये वर्ड आएंगे तो इनके पंक्चुएट करने का स्टाइल ये होता है, इनसे पहले सेमीकोलन आता है और इनके बाद कॉमा आता है। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, आई ऑलवेज कॉल यू, है ना, है ना के लिए क्वेश्चन टैग करते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन के लिए कॉमा सेपरेट करेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, जैसे थर्ड ऑप्शन सी में है। ए ऑप्शन किस लिए रॉन्ग है कि डिडेंट आए, ये टैग क्वेश्चन है, इट शुड बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ पंक्चुएशन मार्क कॉमा, जबकि यहाँ पर उसने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। सेकंड ऑप्शन बी में कॉमा तो लगा दिया उसने, लेकिन डिडेंट का एन और टी के दरमियान अपोस्ट्रोफी आनी चाहिए थी, वो इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, टैग क्वेश्चन के एंड पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, द टीचर सेज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, द टीचर सेज डोंट गो देयर। अब यहाँ पर सेज है तो यहाँ पर सेड तो आ नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन सी आंसर है, द टीचर ऑर्डर्स नॉट टू गो देयर। फर्स्ट ऑप्शन ए में आप देखें ऑर्डर्ड है और नॉट टू गो होता तो आंसर था। सेकंड ऑप्शन बी में ऑर्डर्ड लिख दिया, ये उस वजह से भी रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन डी में ऑर्डर्ड लिखा हुआ है और टू नॉट की बजाय नॉट टू होना चाहिए था, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। Question number 22, they say they are all your Pakistani brothers। से है तो यहाँ आर का आर ही रहेगा, योर जो अलबत्ता जो है ये प्रोनाउन की चेंज होगी, तो फोर्थ ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। दे से दैट दे आर ऑल आवर पाकिस्तानी ब्रदर्स। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? सेड आ गया, ये कोई रूल नहीं है कि डायरेक्ट नरेशन में दे से हो तो इनडायरेक्ट में दे सेड कर दें, ये कोई रूल नहीं होता। सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि जब आपने कहा कि बाहर वाला हिस्सा दे से प्रेजेंट में है तो अंदर टेंसेस की चेंज नहीं होती, वर नहीं आएगा, आर ही रहेगा। टेंसेस की चेंज 5 सूरतों में नहीं होगी, अंडर 5 कंडीशंस वी विल नॉट मेक टेंस चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशनल टाइप 2 या टाइप 3 हो, नंबर 3 रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास आई विश, इट इज़ टाइम वगैरह आ जाए, आई विश आई विश्ड में चेंज हो जाएगा, इट इज़ टाइम इट वॉज टाइम में चेंज हो जाएगा, आगे टेंस चेंज नहीं होगा। नंबर 4 टाइम क्लॉज चेंज नहीं होती,
टाइम क्लॉज जैसे व्हेन है ये चेंज नहीं होती। तो इस तरह से हैड बेटर जो मॉडल वर्ब हैं ये चेंज नहीं होते। तो दीज आर सम केसेस जहाँ पर टेंसेस की चेंज नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि टेंस की चेंज कर दी, हालांकि दे से है तो अंदर आर वर्ब में चेंज नहीं होता। डी इसलिए रॉन्ग है। तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, द टीचर सेड आई रोट दिस। अगर सेड बार वाले हिस्से में है और अंदर रोट है तो ये चेंज हो जाएगा हैड रिटन में, और दिस चेंज हो जाएगा दैट में। अब जिन जिन ऑप्शन में हैड रिटन नहीं है, जिन जिन ऑप्शन में दैट नहीं है, जिन जिन ऑप्शन में आई फर्स्ट पर्सन के बाद नॉन बार वाले हिस्से के सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, टीचर की जगह पर आप ही कंसिडर करेंगे। तो तीन बातें याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में ही नहीं है, जिस ऑप्शन में हैड रिटन नहीं है, जिस ऑप्शन में दिस के बजाय दैट नहीं है, वो आंसर नहीं हो सकते। सेकंड थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि इसमें आपने देखा कि द टीचर सेड दैट ही हैड रिटन दिस का दैट नहीं, इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन में आपने देखा दिस का दैट तो कर दिया उसने, द टीचर सेड दैट ही हैड रिटन उसने किया है, तो ये आपका आंसर था। और इस तरह से जो लास्ट वाला है थर्ड ऑप्शन सी में देखें, द टीचर सेड दैट आई रोट का रोट ही रखा, ये इसलिए रॉन्ग है। तो आंसर आपके पास हो गया जी ये वाला। क्वेश्चन नंबर 24, ही सेड हैरी सेड मे आई स्मोक। इस तरह के सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट के तौर पर कोई नाउन आ जाए, बंदे का नाम आ जाए, तो आप ही कंसिडर कर लिया करें, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में आई को बार वाले से हैरी के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, तो आई के बजाय आप ही लेकर आएंगे। फिर दूसरी बात ये कि सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर कर लिया करें, मे आई को आई में कर लेंगे, आई मे स्मोक। अब फिर आप देखेंगे तीसरा स्टेप पे कि सेड है तो मे को माइट में चेंज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा हैरी आस्क्ड। जिस सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क हो तो सेड आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ चेंजेस हम किया करते हैं, जैसे कि आपको लेक्चर में बताया था। हैरी आस्क्ड और दोनों हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए मे आई स्मोक, इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है। जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आ सके उसको कंजंक्शन के लिए आप इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ, हैरी आस्क्ड इफ़ ही माइट स्मोक। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, मे का माइट नहीं किया इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। सेड की बजाय आस्क्स किया हुआ है, आस्क्ड करते तो होता। सेड टू तो हो सकता है, आस्क्ड टू नहीं हो सकता। सेड के बाद अगर मी हो तो टोल्ड मी में आ जाएगा, तो सेड के बाद तो टू आ सकता है, टोल्ड के बाद मी, टोल्ड के बाद टू नहीं आ सकता। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है। वेदर या इफ में से एक यूज़ करना था, उसने दोनों यूज़ कर दिए। यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग, सो सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, दे सेड हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल में चेंज होता है, शी सब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। रीस्ट्रक्चर कर लिया, अब टेंस को चेंज करें, लुक्स चेंज हो जाएगा लुक्ड में। और जो सेड है, अब यहाँ पर चूंकि इसके एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेम्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन ए, दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है, सॉरो नहीं आना और लुक्स का लुक्ड आना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, ही की बजाय शी आना चाहिए था। और फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि ब्यूटीफुल के एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। याद रखिए जिस तरह से तमाम दरिया एक समंदर में गिरते हैं, इसी तरीके से डायरेक्ट नरेशन के तमाम पंक्चुएशन मार्क्स इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप में चेंज होते हैं। तो डी ऑप्शन में उसने रिटेंड किया उसको, वो इसलिए रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, शी सेड व्हेन आई वाज एंजॉयिंग यूथ आई वॉच्ड मूवीज। आए तो चेंज हो जाएगा शी में, और जैसे कि मैंने बताया कि टाइम क्लॉज है व्हेन, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, बस आए चेंज हो जाएगा शी में। आपका सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है, इसमें इंजॉयड व्हेन शी इंजॉयड, तो आई वॉज इंजॉइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने का कोई जवाब नहीं है। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि आई इंजॉयड हैड इंजॉयड नहीं आएगा, जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जब भी वैन आएगा उसके बाद डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो टेंस था वो चेंज नहीं होना। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि दैट और वैन एक तो इस वजह से रॉन्ग है, और इस वजह से भी रॉन्ग है कि शी इंक्वायर्ड दैट। अब इसमें इंक्वायर्ड दैट व्हेन, अब जब भी आपके सेंटेंस के दरमियान में व्हेन आएगा तो उसके साथ कंजंक्शन दैट नहीं आ सकता, वो व्हेन बजाते खुद जो है वो कंजंक्शन का काम देगा। इस तरह से आपका आंसर हुआ जी सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी, इट इज़ टाइम, इट इज़ इट वॉज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वी बिगैन प्लानिंग आर हॉलीडेज, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर, ही सेड दैट इट वाज टाइम, इट इज़ इट वाज टाइम होगा। टाइम के बाद जो है बिगैन को हैड बिगन में चेंज नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ।
ए ऑप्शन में उसने इट इज़ को इट इज़ ही रखा इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन में हैड बिगन कर दिया, हमने कहा था बिगैन को बिगैन ही रखना, वो इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि दे बिगिन कर दिया, इज़ कर दिया, टाइम इज़ को ईजी रहने दिया, इट वज़ होना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, शी सेड आई वुड बाय न्यू हाउस इफ़ आई वर रिच। तो आपने देखा ये कंडीशनल टाइप 2 है, और कंडीशनल टाइप 2 जो है इसका आप इनडायरेक्ट में टेंस चेंज नहीं करते, बस आई को आप शी में चेंज कर देंगे। सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। तो ए ऑप्शन में विल यूज़ किया इसलिए रॉन्ग। सी ऑप्शन में आपने देखा कि आई को आई ही रहने दिया, हालांकि शी में चेंज होना था इसलिए रॉन्ग। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि शी शुड, हमने कहा कि वुड को शुड में चेंज करने का कोई रूल नहीं, यहाँ पर शुड वुड में चेंज हो जाता है लेकिन वुड किसी में चेंज नहीं होता। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 29, वाई डिड यू निगलेक्ट योर ड्यूटी। ये इस तरह के सेंटेंसेस को सबसे पहले तो सिंपल कर लें, यानी यू निगलेक्टेड योर ड्यूटी। अब निगलेक्टेड पास्ट इंडेफिनेट है तो चेंज हो जाएगा हैड निगलेक्टेड। इसका मतलब जिस ऑप्शन में हैड निगलेक्टेड नहीं है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन भी आंसर, ही आस्क्ड देम व्हाई दे हैड निगलेक्टेड देयर ड्यूटी। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि वाई दे निगलेक्टेड का निगलेक्टेड ही रखा, उन्होंने टेंस चेंज नहीं किया, क्योंकि हालांकि पहला वाला हिस्सा ही आस्क्ड पास्ट इंडेफिनेट में था तो निगलेक्टेड पास्ट परफेक्ट में चेंज होना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि वाई हैड दे, क्वेश्चन वर्ड जब भी दरमियान में आ जाए, जैसे वाई आया हुआ है तो इसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा दे, हैड बाद में आएगा, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी इंट्रोगेटिव। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। और फोर्थ ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, वाई हैड दे की बजाय वाई दे हैड होता तो ये आंसर था वही है, यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। आंसर आपके पास हुआ सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, वी सेड टू हिम कॉमा माइंड योर ओन बिजनेस। आपका आंसर हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन ए, वी अर्ज्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। हिज आना चाहिए था, बी ऑप्शन में सजेस्टेड हिम टू माइंड हिज आना चाहिए था इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में वी ऑर्डर्ड नहीं है और फिर टू माइंड भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी देखें, वी अर्ज्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस आना चाहिए था, योर ओन बिजनेस लिखा हुआ है, ये इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, मेनिस्ट। मेनिस्ट कहते हैं जी खतरे में घिरा हुआ, थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड और बुलीड, जिसको कि धमकी दी गई हो, खौफजदा किया गया हो, हैरास किया गया हो। ऑप्शन ए हुआ जी परसिक्यूटेड, जिसके मतलब आपको लिख दिए हैरास्ड, एनोयड और बुलीड, तो बुलीड और बुलीड मीन तंग करना, आंसर हुआ ए सिनोनिम के एतबार से। बी ऑप्शन में पाउंडेड, पाउंडेड का मतलब होता है बीटन, हिट, क्रश्ड, मार पीट करना। थर्ड ऑप्शन सी में बैटेड का मतलब यही है, मार पीट करना, वही वाले सिनोनिम लिखिए, बीटन, अटैक्ड, पाउंडेड। फोर्थ ऑप्शन डी में प्रोसिक्यूटेड कहते हैं मुकदमा चलाना, सूड, एक्यूज्ड, इम्पीच्ड, मुकदमेबाजी करना। सो आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन ए। ये सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिस्ट दी है आखिर पे, तो इनको आपने सारे सिनोनिम्स को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 32, मेहम। मेहम का मतलब होता है जी डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन और केओस। इसका सिनोनिम है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या है, वही वाला है डिसऑर्डर, हैवोक, प्ले हैवोक, या रीक, WREAK, रीक हैवोक, कोलोकेशन बनेगी इसकी, अनरेस्ट, बेचैनी। ऑप्शन आपका ए हुआ। सेकंड ऑप्शन बी, सीज फायर कहते हैं जंगबंदी को, और आपकी टेक्स्ट में भी जंगबंदी के लिए वर्ड ट्रूस, आर्मिस्टिस और पीस। थर्ड ऑप्शन सी ट्रिमर है, ट्रिमर खौफ को कहते हैं, जलजले को भी कहते हैं, अर्थ को एक शिवर, कांपना, ट्रेम्बल, कांपना। फोर्थ ऑप्शन डी हारमनी, इत्तफाक को अकॉर्ड, कंकॉर्ड और कोहेरेंस को कहते हैं, आंसर आपका ए हुआ सिनोनिम के एतबार से। क्वेश्चन नंबर 33, मेडिटेटेड, सोच विचार करने को कहते हैं, और म्यूज्ड, ये 2017 के टेस्ट में आया था वर्ड म्यूज, जिसका सिनोनिम था च्यू ओवर, सोच विचार करना, कंटेम्पलेट करना, मेडिटेट करना। सिनोनिम इसका हुआ जी रिफ्लेक्टेड, जिसका मतलब सोच विचार करना, थॉट, पॉन्डर्ड, कंटेम्पलेटेड। अमंग दी अदर ऑप्शंस वी हैव ए वांडर्ड, आवारागर्दी करना, वॉक्ड, स्ट्रेड, रोम्ड यानी बेमकसद घूमना। सेकंड ऑप्शन बी में वर्ड था डिसरिगार्डेड, नज़रअंदाज करना, इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड और अनहीडेड, जिस पर कोई तवज्जो ना दें। फोर्थ ऑप्शन डी में ओवरलुक्ड था, जिसका मतलब इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड और अनहीडेड, वही डिसरिगार्डेड और ओवरलुक्ड सिनोनिम हुए आपस में। आंसर आपका हुआ जी थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में न्यूसेंस। न्यूसेंस कहते हैं परेशान करना, तंग करना, बोदर, पेस्ट और पेन। ऑप्शन आंसर बी हुआ इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब भी वही है, अनोयंस, बोदर और ट्रबल। अमंग द अदर ऑप्शंस वी हैव ए कंसोलेशन, तसल्ली, तशफ़ी, हमदर्दी, कंफर्ट, रिलीफ, सोलस। थर्ड ऑप्शन सी में काउच, एक तो सोफ़ा होता है, डे बेड को भी कहते हैं, एज ए वर्ब इसका मतलब इजहार करना होता है या किसी रूल्स वगैरह की तश्कील देना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है।
क्वेश्चन अभी देखा आपने कि सोफ़ा तो आपको पता ही था काउच, तो ये इंटेंसिव मीनिंग था सोफ़ा। एक्सटेंसिव मीनिंग इसका क्या हुआ? एज ए वर्ब, एक्सप्रेस और फॉर्मुलेट, ये नए वर्ड जो आपकी सोच से बाहर थे, इसलिए उनको मैं एक्सटेंसिव वोकैबुलरी कहता हूँ। मनूवर कहते हैं कि जी क्लेवर ट्रिक, चालबाजी को, टैक्टिक्स को, ट्रिक को और स्कीम को, प्लॉट को, चालबाजी करना, किसी के खिलाफ साजिशें करना। क्वेश्चन नंबर 35, नाइव, नाइव सिंपल सादा, इनोसेंट को कहते हैं इनएक्सपीरियंस, सिंपल, ट्रस्टिंग जैसे बच्चों की तरह से, चाइल्ड लाइक। आर्टलेस का सिनोनिम है इनोसेंट, क्रेजुलस जो हर बात मान ले, मतलब गाइललेस, गलेबल, चाइल्ड लाइक। अमंग द अदर ऑप्शंस वी हैव बी फियरलेस, डोंटलेस, बोल्ड, अनअफ्रेड, करेजस। सी ऑप्शन रिगार्डलेस आप पढ़ के आ चुके हैं, इररिस्पेक्टिव, अपार्ट फ्रॉम, हीडलेसली, रिगार्डलेसली जिसको आप कहते हैं, और डिस्परेजिंग, हेटफुल, काबिल नफरत को कहते हैं इंसल्टिंग, क्रिटिसाइजिंग और हेटफुल। क्वेश्चन नंबर 36 आपने एंटोनिम पढ़ना है। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक आप 31 से 35 तक सिनोनिम पढ़ते आए हुए हैं, आदि आप सिनोनिम किए हुए हैं, और ए ऑप्शन शायद सिनोनिम ही दे दे वो आई कैचर के तौर पर। तो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली और अपने आप को बताएं कि अब आप एंटोनिम पढ़ने जा रहे हैं। एंटोनिम, ऑप्टेड फॉर, अक्वायर कर लेना, चूज़ कर लेना कोई ऑप्शन, सेलेक्ट कर लेना, पिक कर लेना। एंटोनिम हो जाएगा विदड्रॉन, छोड़ देना, लीव, अबेंडन, रिनाउंस, रिनाउंस द वर्ल्ड जैसे दुनिया छोड़ देना। अमंग द अदर ऑप्शंस वी हैव ए नॉमिनेट, नामजद करना जिसके लिए वर्ड है सजेस्ट, अपॉइंट और चूज। विदड्रॉ, विदस्टैंड, बर्दाश्त करना जिसके लिए सिनोनिम था बेयर, एंड्योर और टॉलरेट। और डी ऑप्शन राइवल, मुखालिफ को कहते हैं, अपोनेंट को कहते हैं दुश्मन, एनिमी, एडवर्सरी। एडवर्सरी इंपॉर्टेंट वर्ड है दुश्मन के लिए, एफ ओ ई, फो भी एक वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सेंटेंस कंप्लीशन वोकैबुलरी बेस्ड, बिकॉज असैसिनेशन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। वॉर में आप जारहियत का मुजाहरा करते हैं। सच एन एक्टिविटी शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड अ मिलिट्री अग्रेशन। बेलिजरेंस मीन चढ़ाई, अग्रेशन, हॉस्टिलिटी, वायलेंस, तशद्दुद। अमंग द अदर ऑप्शन वी हैव न्यूसेंस, अभी पढ़ के आए थे, इरिटेशन, अनोयंस और ट्रबल को कहते हैं। नेग्लिजेंस आप लापरवाही को पढ़ के अभी पढ़ के आए हैं, केयरलेसनेस, स्लैकनेस, डिसरिगार्ड, और ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है स्लैकनेस। और बिसीज मुहासरा कर लेना, सराउंड, एनसर्कल या ब्लॉकेड, घेरा डाल लेना। आंसर हुआ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्पाइट द माउंटिंग रीजनल प्रेशर, बढ़ते हुए इलाकाई प्रेशर के बावजूद रशिया मे स्टिल प्रेफर टू स्टे डैश इन अमेरिकाज ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट विद इराक। तो वो न्यूट्रल रहा, यानी कि इम्पर्सनल, उसने तरफदारी नहीं की किसी चीज़ की, जानबदारी इख्तियार नहीं की, इम्पार्शल रहा, अनबॉयस्ड रहा। अमंग द अदर ऑप्शन वी हैव कैजुअल जिसके सिनोनिम है इनफॉर्मल, रिलैक्स्ड और केयरलेस। थर्ड ऑप्शन सी नेटिव, मकामी, local, intrinsic, ab-original. Ab-original is a very important word from examination point of view. Judicial, adalati, legal, official, jurisdictional. Question number 38, 39, my apology. Although he never learned how to read, उसने कभी नहीं सीखा था कि पढ़ना, बाकायदा तौर पे जाके सीखना, लेकिन उसका जो तजस्सुस वाला जहन था, हिज इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली, बिल आखिर, एट लास्ट, मेड हिम अ वेरी डैश मैन, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा के लिए स्कॉलरली है, इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए लर्नड, इंटेलेक्चुअल, एरोडाइट, हाई ब्रो, ये अनकॉमन वर्ड है। बहुत पढ़े लिखे बंदे को हाई ब्रो कहते हैं, पढ़ी लिखी औरत हो तो उसको ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं। सेकंड ऑप्शन बी में पार्शल, जानिबदार, आप पढ़ के आज, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, फौरी फ़ायदे वाली, और फिजिबल, पॉसिबल, कि प्रैक्टिकली है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। थर्ड ऑप्शन सी में डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब डिवोटेड, कीन, इंथ्यूजियास्टिक, और डी ऑप्शन में डाउन टू अर्थ, आपको पता ही है प्रैक्टिकल बंदा जो होता है, रियलिस्टिक होता है, जो सेंसिबल होता है। आंसर ए हुआ। अब आ जाएं जी आप करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउंस, हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट वर्ड। प्रोनाउंस चूँकि आपको पता है उसी से आपने गलती करनी है। तो बात ये होती है जब चेंज होती है, वर्ब से नाउन होती है, तो सम टाइम स्पेलिंग की चेंज भी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुई। तो प्रोनाउंसिएशन इज़ नो वर्ड। कभी आप कहें सर मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है, तो फिर आप सही कह रहे होते हैं, हालांकि प्रोनाउंसिएशन होता है। वो थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। स्पेलिंग के लिए आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स मुलर ने कहा था स्पेलिंग इज़ ए नेशनल मिसफॉर्चून फॉर इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्चून फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेज़ों के लिए कौमी मसला है और बाकी सब लोगों के लिए ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अलीशान राव साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेस्ट डिस्कशन यूनिट 8।